आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आर्यन को पता चला कि देव भट्टी से उसे जो सबसे बड़ा खजाना मिला था वो चीजों में माना डालना नहीं था, बल्कि जिंदा प्राणियों में स्किल्स डालना था। साथ ही 3.0 के मुताबिक देव भट्टी पर लोहारी या क्राफ्टिंग की तकनीक नहीं लिखी थी। हैरानी की बात यह थी कि उस पर यह लिखा था कि स्किल्स असल में काम कैसे करती हैं और उनका बुनियादी ढांचा क्या है। इसका मतलब था कि साथी 3.0 अब अलग अलग स्किल्स को मिलाकर एक बिल्कुल नई और खतरनाक स्किल बना सकता था। आर्यन को नहीं पता था कि देव भट्टी पर यह जानकारी क्यों थी, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। अब वो जिसे चाहे जो चाहे वो ताकत दे सकता था। आर्यन, तुम ठीक तो हो? राजा बीरू दौड़ते हुए गुफा में वापस आए। उनके साथ कुछ सिपाही थे जो आर्यन को उठाने आए थे, लेकिन आर्यन तो मजे से खड़ा था जैसे पार्क में टहल रहा हो। हाँ, मैं बस थोड़ा ध्यान लगा रहा था, आर्यन ने कैजुअल अंदाज में कहा। राजा बीरू ने सिर हिलाया। ये लड़का मौत के मुंह से होकर आया है और ऐसे बात कर रहा है जैसे चाय पीकर आया हो। यह बहुत शानदार था कि तुम देव भट्टी तक पहुंच गए, लेकिन वहां छिपे ज्ञान को समझने के लिए कुछ पल काफी नहीं है। हमें प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में सालों लग जाएंगे। जब तक ये आग नहीं बुझती हम कभी नहीं जान पाएंगे कि अरे उसकी चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है कि देव भट्टी में क्या लिखा है, आर्यन ने बात काटते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें पता चल गया? राजा एक पल के लिए रुके। क्या? तुमने क्या कहा? कैसे? कब? राजा की आवाज काले पत्थर की गुफा में गूंज उठी। आर्यन ने उन्हें डिटेल में नहीं बताया कि साथी ने क्या किया, बस इतना कहा कि उसके पास छूकर ज्ञान सोखने की शक्ति है। तो क्या पता चला? राजा ने पूछा। वो एक बच्चे की तरह उत्सुक थे। आर्यन ने उन्हें बताया कि वो अब किसी भी चीज में एलिमेंटल माना डाल सकता है। ये सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। दिव्य धातु, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। राजा के मुताबिक दिव्य धातु वो पौराणिक पदार्थ था जो बेजान होकर भी अपने अंदर माना जमा कर सकता था। ये दमिश्क लोहे का भी बाप था। हम चीजों में माना डालना भूल गए थे, लेकिन हमने माना को स्टोर करने वाला सबसे बेहतरीन धातु बनाना याद रखा, और वो है दमिश्क लोहा। आर्यन हैरान था। प्राचीन कारीगर क्या कमाल की चीजें बनाते होंगे, लेकिन ये ज्ञान खो कैसे गया? ये सवाल अभी भी एक पहेली था। अचानक राजा बीरू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। आर्यन, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया है, लेकिन मेरी एक विनती है। कृपया हमें दिव्य धातु बनाना फिर से सिखा दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो कारीगर हमेशा तुम्हारे गुलाम रहेंगे। हम कयामत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। राजा की आंखों में जुनून और भक्ति थी, लेकिन आर्यन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे उठो भाई, घुटने क्यों टेक रहे हो? आर्यन ने हाथ हिलाया। बिल्कुल सिखाऊंगा, ये ज्ञान तुम्हारा ही तो है। राजा ने जज्बात में आकर आर्यन को इतना जोर से गले लगाया कि उसकी पसलियां चटकने वाली थीं। शुक्रिया दोस्त, तुमने हमारा खोया हुआ सम्मान लौटा दिया। आर्यन ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया। हाँ भाई ठीक है, छोड़ो अब। और फिर एक ऐतिहासिक सौदा हुआ। होनहार कारीगर रीबॉर्न साम्राज्य आएंगे और आर्यन से दिव्य धातु बनाना सीखेंगे। बदले में वो रीबॉर्न के लिए काम करेंगे, हथियार बनाएंगे, मशीनें बनाएंगे, और जब कर्ज पूरा हो जाएगा तो वो ये ज्ञान अपने राज्य वापस ले जाएंगे। दूसरी तरफ रीबॉर्न के नागरिक कारीगरों के राज्य जाकर दमिश्क लोहा बनाना सीखेंगे। दोनों का फायदा। सब कुछ सही चल रहा था। आर्यन के पास अब माना डालने की शक्ति थी, स्किल्स बनाने की ताकत थी और कारीगरों की पूरी फौज थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि देव भट्टी से मिली स्किल्स वाली जानकारी का इस्तेमाल जब वो पहली बार करेगा तो एक ऐसा राक्षस पैदा होगा जो दुनिया को हिला देगा। कारीगरों के राज्य के साथ ऐतिहासिक समझौता करने के बाद आर्यन के पास अब सिर्फ एक ही काम बचा था, रीबॉर्न साम्राज्य लौटना और इस खुशखबरी का ढिंढोरा पीटना। आर्यन का शरीर परछाइयों में घुल गया और उसने बंजर जमीन वाले घर में मौजूद अपने क्लोन की जगह ले ली। सन आते ही उसने सबसे पहले लोलो काका को ढूंढा। बहुत काम बाकी था। सबसे पहले तो पूरे गांव में ये खबर फैलानी थी कि अब वो एक आजाद देश है। रीबॉर्न साम्राज्य का नाम अब दुनिया के नक्शे पर चमकेगा। ये उनकी तरक्की का वो कदम था जिस पर हर कोई नाचेगा।
दूसरा काम था उन प्रोजेक्ट्स की तैयारी शुरू करना जो उसने राजा बीरू के साथ तय किए थे। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, पानी और बिजली का सिस्टम, इन सब के लिए बहुत सारे हाथ चाहिए थे। और लोलो काका से बेहतर मैनेजर कौन हो सकता था? उन्हें गांव के एक एक बंदे की कुंडली पता थी। आर्यन दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने देखा कि वो पहले से ही गेट पर खड़ा है। स्वागत है बॉस, लोलो काका ने झुककर सलाम किया। अरे काका, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, बहुत सारा काम। आर्यन की बात बीच में ही रुक गई। उसने देखा कि लोलो काका अकेले नहीं है, उनके पीछे अजीबोगरीब हुलिये वाले ढेरों लोग खड़े थे, आधे इंसान आधे जानवर। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। ये कौन है? आर्यन ने पूछा। बॉस, जब आप बाहर थे हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे थे। हमने रेगिस्तान में और शरणार्थियों को ढूंढा और हमारी खोज में हमें ये अलग अलग प्रजातियां मिलीं, लोलो काका ने समझाया। हमारी तरक्की के किस्से सुनकर ये मीलों चलकर यहां आए हैं, बस एक पनाह की उम्मीद में। सामने एक ग्रुप खड़ा था, कमर के ऊपर इंसान और नीचे बकरा। साथी 3.0 ने बताया कि इन्हें सतीश प्रजाति कहते हैं। हम महान इंसान के आगे नाक रगड़ते हैं, माई बाप हमें स्वीकार कर लो, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे बूढ़े सतीश ने कंक्रीट की जमीन पर सिर पटक दिया। धप। हम भीख मांगते हैं। उसके पीछे खड़े 30 सतीशों ने भी वैसे ही सिर झुका दिया। ये देखकर दूसरे ग्रुप ने भी दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। इंसान, हमारी मदद करो, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, हम तो घास खाकर भी जी लेंगे, बस हमें उस काले जहर से बचा लो। ये दूसरा ग्रुप कद में छोटा था, लगभग कारीगरों जैसा, लेकिन उनकी चमड़ी पत्थर की थी जिस पर घास और फूल उगे हुए थे। जब उन्होंने सिर झुकाया तो वो बेजान पत्थर की चट्टाने लग रहे थे। साथ ही 3.0 ने बताया कि जीव ग्रंथ के अनुसार ये पत्थर जीव हैं जो रेगिस्तान की चट्टानों में रहते हैं। हमें सांस भी, कृपया हमारी मदद करो, हमारी खाल उतर रही है। पत्थर जीवों के बगल में एक और दिलचस्प ग्रुप था। ज्यादातर महिलाएं थीं। ऊपर का हिस्सा इंसान और नीचे का हिस्सा विशाल सांप का। साथी ने बताया कि ये नाग कन्याएं हैं। आर्यन को उन्हें देखने में थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि उनकी चमड़ी ही उनके कपड़े थे, बिल्कुल किसी बिकिनी की तरह। ओ महान इंसान, कृपया हमें अपनी शरण में ले लो, हम जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे, बस हमें इस जन्नत में रहने दो। आखिरी ग्रुप सबसे लंबा था। नाग कन्याओं के उलट इसमें ज्यादातर मर्द थे। बाकी प्रजातियों की तरह उनका भी धड़ इंसान का था, लेकिन नीचे का हिस्सा ऊंट का था। ये अश्व मानव की एक प्रजाति हैं। रेगिस्तान में पानी बचाने के लिए इनके शरीर पर ऊंट जैसे कुबड़ बन गए हैं। सबकी आंखों में बेबसी थी। उन्होंने जमीन को ऐसे जकड़ रखा था जैसे डर हो कि ये जन्नत उनसे छिन ना जाए। बॉस, क्या करें? लोलो काका ने पूछा। करना क्या है? अतिथि देवो भव, हम सबको रखेंगे, आर्यन ने बेफिक्री से कहा। उसने पहले ही सोच लिया था, वो किसी को नहीं लौटाएगा। जैसा कि आर्यन हमेशा कहता था, जितने ज्यादा उतना मजा। बाली से कहो कि इनके रहने का अस्थायी इंतजाम करें, जब तक हम इनके लिए पक्के घर नहीं बना लेते। बूढ़े वानर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। उसे पता था उसका बॉस किसी को निराश नहीं करेगा। मैंने बाली को पहले ही बोल दिया है बॉस। आर्यन ने खुश होकर सिर हिलाया। सुनो, सतीश प्रजाति के लिए जंगल में घर बनाओ जहां खूब हरियाली हो। नाग कन्याओं के लिए हमें पूरे इलाके में एक नदी बनानी होगी जहां वो आजादी से रह सकें। शरणार्थी हैरान थे। उन्हें लगा था बस सर छिपाने की जगह मिल जाए काफी है, लेकिन यहां तो उनकी पसंद का महल बनाने की बात हो रही थी। और हां, आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। और जब तुम सब सेटल हो जाओ तो मेरे घर आना। मुझे तुम सबके सोए हुए टैलेंट्स को जगाना है। तैयार रहना, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूं वो तुम्हारी नस्ल बदल देगा। जल्द ही हर एक डेमी ह्यूमन को आर्यन से आमने सामने मिलने का मौका मिला, जहां उसने उन्हें नाम और टैलेंट दिए। पहला जत्था सतीश प्रजाति का था, जो कुदरत से जुड़े कामों में उस्ताद थे। एक के पास जंगल इंजीनियर बनने का टैलेंट था तो दूसरे के पास जड़ी बूटी चाय वाला बनने का। जैसे ही आर्यन ने उनके टैलेंट जगाए, उसे उनकी ब्लड लाइन को इवॉल्व करने की ताकत भी मिल गई। प्रजाति सतीश, टाइप डेमी ह्यूमन, मुश्किल 1 स्टार, एलिमेंट धरती हवा। लेकिन जैसे ही वो इवॉल्व करने वाला था, साथी 3.0 ने अचानक उसे अलग अलग रास्ते चुनने का ऑप्शन दिया। उदाहरण के लिए, जिस सतीश के पास जड़ी बूटी चाय वाला टैलेंट था, उसके पास इवॉल्व होने के लिए 3 विकल्प थे। पहला, खुशबूदार वैद्य सतीश। ये सतीश सबसे बेहतरीन चाय की पत्तियां ढूंढने में माहिर होते हैं और सबसे महकती चाय बनाते हैं। दूसरा, जहरीला हत्यारा सतीश।
ये सतीश चाय बनाने की कला को जहर बनाने में बदल देते हैं, ऐसा जहर जिसे पकड़ना नामुमकिन है। तीसरा, जादुई वैद्य सतीश। ये अपनी चाय में जादू डाल सकते हैं जिसे पीने वाले पर जादुई असर होता है। आर्यन हैरान रह गया, पहले कभी उसे ऐसे ऑप्शंस नहीं मिले थे। साथ ही, क्या ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर अपडेट का कमाल है? हाँ आर्यन, देव भट्टी में किसी भी जीव के अंदरूनी हुनर और शरीर के ढांचे के बारे में बहुत जानकारी थी। उस ज्ञान का इस्तेमाल करके तुम किसी भी जीव का भविष्य चुन सकते हो। लगता है आर्यन ने साथी 3.0 की ताकत को कम आंका था। ये तो बिल्कुल ही हैकर लेवल की पावर थी। अब वो किसी भी जीव को उसके काम के हिसाब से ढाल सकता था। लेकिन आर्यन ने खुद फैसला लेने के बजाय उस सतीश को चुनने का मौका दिया। तुम्हारे पास इवॉल्व होने के लिए 3 रास्ते हैं। आर्यन ने उसे तीनों रास्तों के बारे में साफ साफ बताया। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए कौन सा सही रहेगा? उसने पूछा। वो सतीश घबरा गया। बेचारे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इवॉल्व हो सकता है, और ऊपर से चुनने की आजादी। वो आर्यन के पैरों में गिर पड़ा। मैं आपकी शरण में हूं माई बाप, मुझे कुछ भी बना दो जो आपके काम आए। आर्यन ने निराश होकर सिर हिलाया। वो जिम्मेदारी उस पर डालना चाहता था, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। तभी अचानक आर्यन की परछाई से एक गोल-मटोल आकृति बाहर कूदी। हत्यारा वाला चुनो, वो कूल है, लड्डू खुशी से उछलते हुए बोला। आर्यन भूल ही गया था कि लड्डू, वो फिल्मी कीड़ा, अपनी प्रभु का नाम रोशन करने वाली मुहिम के लिए चेले ढूंढ रहा था, और अब जब किसी के पास निंजा बनने का मौका था तो वो कैसे चुप रहता। क्या मैं इससे बॉस की सेवा कर पाऊंगा? सतीश ने पूछा। लड्डू ने जोर जोर से अपना सिर हिलाया। हाँ, तुम परछाई बनकर मालिक की बहुत मदद करोगे, लड्डू उसके कान में फुसफुसाया। आर्यन ने रोकने की कोशिश की। इसकी मत सुनो, ये बस अपनी तरह किसी और को चाहता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सतीश की आंखों में चमक आ गई। लड्डू की बातों ने जादू कर दिया था। तय हो गया, बॉस, मुझे भी निंजा बनना है, सतीश ने जोश में कहा। आर्यन ने आह भरी और अपना माथा पीट लिया। तुम्हारी मर्जी, उसने थक कर कहा। उसने दूसरा ऑप्शन चुना, जहरीला हत्यारा सतीश। सन। एक तेज रोशनी ने सतीश को घेर लिया। जब रोशनी हटी तो उसका रूप बदल चुका था। उसके बकरे वाले पैर अब दबे पांव चलने के लिए बने थे, और उसकी खाल का रंग गहरा नीला हो गया था जो रात के अंधेरे में घुल सकता था। शुक्रिया बॉस, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर बनाऊंगा, सतीश ने कसम खाई। बहुत बढ़िया, अब आई ना बात, हमारी गुप्त मंडली में तुम्हारा स्वागत है, लड्डू ने जश्न मनाया। आर्यन ने उन दोनों को नजरअंदाज किया। सुबह सुबह इन नौटंकीबाजों से उलझने का टाइम नहीं था। अब जब तुम इवॉल्व हो चुके हो तो कौन सी स्किल सीखना चाहोगे? तुम कुछ भी मांग सकते हो। क्योंकि वो अभी इवॉल्व हुआ था, वो कोई भी स्किल सीख सकता था। साथी के मुताबिक जितना ज्यादा टैलेंट उतनी ज्यादा स्किल्स। स्किल्स स्पेल से अलग होती हैं। स्पेल सीखने के लिए मैजिक थ्योरी चाहिए, लेकिन स्किल वो शरीर के एक एक्स्ट्रा अंग की तरह होती है। उसे चलाने के लिए माना की जरूरत नहीं होती। पहले स्किल सीखी नहीं जा सकती थी, वो पैदाइशी मिलती थी। लेकिन अब आर्यन के पास देव भट्टी का ज्ञान था। वो किसी को भी कोई भी स्किल दे सकता था। सोच समझकर मांगना, मैं तुम्हें कोई भी स्किल दे सकता हूं, आर्यन ने कहा। लेकिन सतीश ने एक पल भी नहीं सोचा। बॉस, मुझे मेरे लीडर लड्डू की तरह परछाई बनने की ताकत दे दो। क्या आर्यन एक और लड्डू झेल पाएगा, या उसने अनजाने में एक ऐसी फौज खड़ी कर दी है जो उसके लिए ही सरदर्द बन जाएगी? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन ने एक एक करके सारे सतीश प्रजाति के लोगों का एवोल्यूशन पूरा किया। गनीमत थी कि उनमें से किसी ने भी पहले वाले की तरह हत्यारा या निंजा बनने की जिद नहीं की। सबके रास्ते अलग थे और उनके टैलेंट के हिसाब से थे। इससे उनका काम और भी निखर गया। राज्य में उनके अनोखे टैलेंट्स की चर्चा गर्म थी। हर कोई उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। जैसे एक सतीश के पास ट्री हाउस स्पेशलिस्ट बनने का टैलेंट था, जो खेती और कंस्ट्रक्शन दोनों में काम आता था। अब बाली और अनन्या में उसे अपने पाले में करने की होड़ लग गई। हमें ग्रीन हाउस बनाना है, ये मेरे साथ काम करेगा, अनन्या ने दावा किया। नहीं, हमें लकड़ी के ढांचे बनाने हैं, ये मेरा आदमी है, बाली अड़ गया। अंत में ये सरदर्द लोलो काका का बन गया, जिनका काम था ये तय करना कि कौन सा बंदा किस गद्दी पर बैठेगा। दूसरा जत्था नाग कन्याओं का था। हैरानी की बात यह थी कि उनके टैलेंट्स में कोई एक जैसा पैटर्न नहीं था। कोई जल जादूगरनी थी तो कोई स्कूल टीचर। सतीशों की तरह आर्यन ने उन्हें भी अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनने की आजादी दी।
लेकिन ज्यादातर नाग कन्याएं आर्यन की इतनी एहसानमंद थीं कि उन्होंने फैसला लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने लोलो काका से पूछा कि किस प्रोजेक्ट में मजदूरों की कमी है और उसी हिसाब से अपना एवोल्यूशन चुना। आर्यन को लगा कि ये दूरदर्शिता की कमी है, लेकिन नाग कन्याओं ने कहा कि उन्हें बस कर्ज चुकाना है। इनाम के तौर पर आर्यन ने उन्हें ऐसी स्किल्स दी जो उनके काम से जुड़ी नहीं थीं। जैसे किसी को अपनी सांप जैसी पूंछ को इंसानी पैरों में बदलने की शक्ति मिल गई, तो किसी को सुरीला गाना गाने की कला मिली। कुछ पूरी तरह नाग कन्याएं रहीं, तो कुछ को पंख मिल गए या सिर पर एक्स्ट्रा आंखें। इसके बाद नंबर आया पत्थर जीवों का। जैसा सोचा था, ये पत्थर जैसे जीव कंस्ट्रक्शन के उस्ताद निकले। लोलो काका ने उन्हें तुरंत रेलवे और सड़क बनाने के काम पर लगा दिया, जो कारीगरों के राज्य तक जानी थी। अंत में अश्वमानवों की बारी आई। ये ग्रुप आर्यन के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। इनके टैलेंट्स ज्यादातर आक्रामक थे, मतलब ये पक्के योद्धा थे। इनमें से एक के पास 3 एवोल्यूशन के रास्ते थे। पहला, भाला योद्धा अश्वमानव, जो एक ही वार में दुश्मन की रक्षा को भेद सकता था। दूसरा, बिजली की रफ्तार वाला अश्वमानव, जो पलक झपकते ही दुश्मन के आर पार हो सकता था। और तीसरा, तानाशाह रेक्स अश्वमानव। ये शायद धीमा हो, लेकिन इसकी ताकत बेमिसाल थी। ये किसी भी दीवार को तोड़ सकता था, बिल्कुल एक डायनासोर की तरह। बुजुर्ग अश्वमानव की आंखें चमक उठीं। बॉस, हम एक स्वाभिमानी झुंड हैं, हम मजबूत और अटल हैं। मुझे लगता है कि तानाशाह रेक्स मेरे लिए सबसे सही है। आर्यन ने उसकी बात मानी। सन। रोशनी हटते ही एक विशालकाय जीव सामने खड़ा था। वो इतना बड़ा था कि गैराज में फिट भी नहीं हो रहा था। उसके इंसानी शरीर पर लाल रंग के सख्त शल्क थे। आर्यन को लगा जैसे वो किसी प्राचीन डायनासोर को देख रहा है। शुक्रिया बॉस, मैं अपने शरीर से इस इलाके की रक्षा करूंगा, तानाशाह रेक्स ने कहा। क्योंकि कोई युद्ध नहीं चल रहा था, उसे राज्य का चीफ थानेदार बना दिया गया। उसका खौफ ही काफी था किसी भी मुजरिम को सीधा करने के लिए। लेकिन जब आर्यन ने बाकी अश्वमानवों से पूछा कि उन्हें क्या बनना है, तो सबने एक ही रट लगा ली। हम एक झुंड हैं बॉस, हम एक ही रास्ते पर चलेंगे, जहां हमारा नेता वहां हम। आर्यन ने माथा पीट लिया। अरे यार, ये कैसी भेड़ चाल है। इतने सारे ऑप्शंस थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। मजबूरी में आर्यन को सबको एक जैसा बनाना पड़ा। इस तरह रीबॉर्न साम्राज्य के नए नागरिक अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो गए। सब कुछ शांत था, सब कुछ खुशहाल था। लेकिन आर्यन को अंदाजा नहीं था कि रेगिस्तान की खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का संकेत था। क्षितिज पर कुछ ऐसा मंडरा रहा था जो उनकी नई बसी दुनिया को तहस नहस करने के लिए आ रहा था। देखिए अगला एपिसोड। लड्डू, क्या तुम कोई नई स्किल सीखना चाहोगे? आर्यन ने पूछा। अब जब नए नागरिकों को अपनी मनपसंद स्किल्स मिल रही थीं, तो आर्यन नहीं चाहता था कि पुराने वफादार पीछे रह जाएं। वो नटखट स्लाइम परछाई से बाहर कूदा और अपनी छाती पर मुक्का मारकर सलाम किया, बिल्कुल किसी मशहूर एनिमे कैरेक्टर की तरह। सन। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी मास्टर। लेकिन इससे पहले कि आर्यन साथी से कोई स्किल पूछता, साथी ने खुद ही कुछ और सुझाव दिया। क्या आप लड्डू को इवॉल्व करना चाहेंगे? ये मुमकिन है। मुझे लगा मैंने उसे पहले ही इवॉल्व कर दिया था। हाँ आर्यन, सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से अब तुम अपने साथियों की ब्लड लाइन को और भी बेहतर बना सकते हो। ये तो बढ़िया है। इसका मतलब मैं बाली और अनन्या जैसे वानरों को भी इवॉल्व कर सकता हूं। ये जानते ही उसने राज्य के बाकी लीडर्स को बुलाया। लोलो काका, बाली चीफ इंजीनियर, अनन्या खेतीबाड़ी प्रमुख, लोहा सिंह और बाबूलाल जो अब कंपनी का काम संभालता था। सबसे पहले नंबर आया लड्डू का। वो रोज क्या करता था किसी को नहीं पता, लेकिन जासूसी में उसका कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने अपनी सुप्रीम स्किल गिफ्ट बेस्टोल एक्टिवेट की। 3 विकल्प सामने आए। पहला, अंधेरा स्लाइम जो कहीं भी आ जा सकता है। दूसरा, छाया अग्नि स्लाइम जिसकी परछाई आग बनकर जला सकती है। और तीसरा, जादुई आंख वाला स्लाइम। ये स्लाइम दुश्मनों को भ्रम में डाल सकता है और उनकी टेक्निक कॉपी कर सकता है। आर्यन को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मास्टर, मुझे मेरी खुद की शारिंगहन मिल जाएगी, लड्डू खुशी से चिल्लाया। ठीक है, कम से कम तुम्हें इसे पाने के लिए किसी की आंख नहीं चुरानी पड़ेगी, आर्यन ने मजाक किया। सन। सफेद रोशनी के बाद लड्डू का नया रूप सामने आया।
वही काला लिबास, लेकिन अब उसके माथे पर एक लोहे की प्लेट थी और एक आंख पर पट्टी बंधी थी। शुक्रिया मास्टर, जहां जहां अंधेरा है वहां वहां मैं आपका नाम रोशन करूंगा। और वो वापस परछाई में घुस गया। पक्का वो निंजा वाली रोल प्लेइंग करने वाला था। इसके बाद बाली ने विश्व निर्माता वानर बनना चुना। अब उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह प्रोजेक्ट्स प्लान कर सकता था। अनन्या बनी फसल रानी वानर। उसे अब पौधों की भाषा समझ आती थी। वो रेगिस्तान में भी बेमौसमी फसलें उगा सकती थी। लोलो काका बने प्रधान वानर। वो पहले से जवान और फुर्तीले हो गए। उनकी बातों में ऐसा जादू आ गया कि वो सिर्फ बोलकर ही पूरी जनता को संभाल सकते थे। आखिर में बारी आई दोनों कारीगरों की। बाबूलाल ने सुनहरा कारीगर बनना चुना। उसका दिमाग अब एक कैलकुलेटर बन गया था जो बिजनेस संभालने के लिए बेस्ट था। और लोहा सिंह, उसने अपनी जड़ों से जुड़ना चुना। वो बना प्राचीन कारीगर। अब वो लोहारगिरी की पेचीदा तकनीकें आसानी से समझ सकता था। आर्यन ने उसे दिव्य धातु बनाने का तरीका सिखाने का फैसला किया, क्योंकि वही इसके लायक था। इसके बाद आर्यन ने राज्य के हर एक नागरिक को इवॉल्व करना शुरू किया। ज्यादातर वानरों ने अपने लीडर के रास्ते पर चलना चुना। इंजीनियर वानरों ने बाली जैसा बनना चुना ताकि वो एक साथ मिलकर काम कर सकें। ये सही वक्त था लोगों को औपचारिक रूप से नागरिकता देने का। जो नागरिक बनेगा उसे एवोल्यूशन और स्किल मिलेगी। लगभग सबने नागरिकता ले ली। आर्यन को ये जानकर खुशी हुई कि अब रीबॉर्न साम्राज्य में 3000 पक्के नागरिक थे। लोलो काका, प्लाजा में एक भव्य दावत का इंतजाम करो, हम पार्टी करेंगे, आर्यन ने ऐलान किया। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज आधिकारिक रूप से रीबॉर्न साम्राज्य का जन्म हुआ है। लेकिन जैसे ही जश्न शुरू हुआ, रेगिस्तान की ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। दूर क्षितिज पर, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, वहां धूल का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो सिर्फ रेत नहीं बल्कि तबाही लेकर आ रहा था। क्या उनकी खुशियां मातम में बदलने वाली हैं? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।